गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारत में सामाजिक समस्याएं और राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर भारतीय समाज की। और इसमें हमने लिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सांप्रदायिकता के समाज राष्ट्र को क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, इनके विषय में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों की बात है तो इसका पहला और गहरा दुष्परिणाम तो होता है देशव्यापी। धरातल पे अगर हम देखें तो सांप्रदायिकता सदैव ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक रही है। विभिन्न संप्रदाय के लोगों में अलगाव के भाव पैदा हो जाते हैं, अतः वे कभी सारे देश को एकजुट बनाने एवं राष्ट्रीय उत्थान की बात नहीं सोचते। सांप्रदायिकता ने भावनात्मक एकता के लिए भी खतरा उत्पन्न किया है और हिंदू व मुसलमान में परस्पर मनमुटाव एवं विरोधी भाव पैदा किए हैं। जब जब भी सांप्रदायिक नेताओं ने विश्वमन किया, उनकी लहरें देश के कोने कोने तक पहुंची हैं। लोगों में तनाव एवं संघर्ष पैदा हुए हैं। विभाजन, घृणा, अविश्वास की भावनाएं तीव्र हुई है। और विभिन्न संप्रदाय के लोगों में परस्पर सहयोग एवं सहिष्णुता पैदा नहीं हो सकी और संपूर्ण देश एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में नहीं उभर सका तथा राष्ट्रीय जीवन में असुरक्षा उत्पन्न हुई है। अब बात करें हम तनाव एवं संघर्ष, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सांप्रदायिकता के कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच अविश्वास, घृणा, पूर्वाग्रह एवं संघर्ष पैदा हुए, जिनके परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक कलह, उत्तेजना एवं हिंसा की आग भड़की और कई लोगों को आत्म आहुति तक देनी पड़ी। तीसरा और महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है जन धन की हानि, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सांप्रदायिक दंगों एवं उपद्रवों के कारण हजारों लोगों की जानें गई, उनके साथ मारपीट तथा अनैतिक व्यवहार हुए। मकान, दुकान, सरकारी कार्यालय, स्कूल, भवन, रेल, डाकतार कार्यालय में आग लगा दी गई, जिसके कारण अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई और आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। अगला है राजनीतिक दुष्परिणाम, पॉलिटिकल एविल कॉन्सिक्वेंस। सांप्रदायिकता के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। लोगों का प्रशासन एवं सरकार के प्रति विश्वास उठ जाता है। शांति स्थापित करने के लिए न्याय एवं व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और उनमें असुरक्षा के भाव पैदा हो जाते हैं। अगला है आर्थिक विकास में बाधक, हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सांप्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हुई है। उपद्रवों के समय कई कारखानों एवं उद्योगों में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटनाओं से
उत्पादन कार्य बंद हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में पूंजीपति पूंजी नहीं लगाना चाहते जहां सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है एवं नवीन उद्योगों की स्थापना न होने के कारण बेकारी एवं निर्धनता की समस्या पैदा होती है। राष्ट्रीय उत्पादन घटता है और लाभांश भी कम हो जाता है। अगली बात है असामाजिक तत्वों में वृद्धि, इंक्रीज इन एंटी सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक संघर्षों एवं उपद्रवों के समय असामाजिक तत्वों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। प्रशासन की ढिलाई का वे पूरा लाभ उठाते हैं और इस प्रकार के अवसरों की ताक में रहते हैं जब सांप्रदायिकता की आग भड़के ताकि वे लूटपाट कर सके, पैसा एकत्रित कर सके और जिन लोगों से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उनसे बदला ले सके। अंतिम है सामाजिक सांस्कृतिक विघटन, सोशल कल्चरल डिसऑर्गेनाइजेशन। सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन पैदा होता है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं संस्कृतियों के लोग परस्पर मिल नहीं पाते, अतः एकीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और पृथकता के भाव बने रहते हैं। जब जब भी सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं, भूतकाल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए किए गए प्रयास मिट्टी में मिल जाते हैं और समाज में पुनः अविश्वास, भय, शंका तथा घृणा का वातावरण पैदा हो जाता है। सांप्रदायिक उपद्रवों की लहर केवल भारत तक ही सीमित नहीं, वरन यह पड़ोसी देशों एवं पाकिस्तान में भी अपना प्रभाव छोड़ती है और वहाँ भी अल्पसंख्यक समुदायों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें भी जनधन की हानि उठानी पड़ती है और संपूर्ण सामुदायिक जीवन दूषित हो जाता है। ये आज हमने जानने समझने का प्रयास किया कि सांप्रदायिकता ने कैसे हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव को हिलाया, हमारे भाईचारे गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने में अपनी भूमिका निभाई और इसने जनधन, आर्थिक हानि, तनाव, संघर्ष, राजनीतिक दुष्परिणाम, सामाजिक दुष्परिणाम आदि को किस प्रकार से बढ़ाया, ये आज हमने इस वीडियो में जानने समझने का प्रयास किया। अब कल मैं आपसे चर्चा करूंगा कि सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए हम क्या क्या उपाय, क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि इस व्याधि की समस्या को समाप्त करने के लिए समाज में क्या क्या रचनात्मक सुधार हों ताकि ये समस्या खड़ी ही ना हो, ताकि ये समस्या बलवती ना हो, ताकि हमारा जो राष्ट्रीय एकीकरण का ढांचा ना टूटे, भाईचारा समाप्त ना हो। इसके सुझावों की हम कल चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही सलाह मशवरा रहता है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी समस्या, जिज्ञासा, आपके कहीं कोई संदेह है, शंका है तो उसके संदर्भ में आप प्रश्न अवश्य पूछें और आपके वे साथी जिन तक किन्हीं कारणों से ये नोट्स, वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक आप ये पहुंचाएं। और अब महाविद्यालय भी धीरे धीरे खुले हैं। एक गाइडलाइन सरकार ने दी है किस संख्या में आना है, कैसे आना है, किन किन सावधानियों की हमें पालना करनी है।
इन समस्त चीज़ों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। और जो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि एक तो महाविद्यालय में एक निश्चित अनुपात में आपको आने की सरकार ने एक सुविधा दी है। रडावास महाविद्यालय में 2 सेक्शन हैं, ए और बी। उसमें एक निश्चित अनुपात में बच्चों को आने की सरकार ने एक निश्चित गाइडलाइन दी है। आप उसकी अनुपालना करें, आएँ, अपनी कक्षाएं लें। और इसके साथ ही जो आनंदम का जो एक सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, उसमें भी आप अपनी रचनात्मक रूप से सहभागिता निभाएं। और जो भी आप व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पे कोई गतिविधियां कर रहे हैं, उनके चित्र, उनकी फ़ोटो, उसकी डायरी अवश्य रूप से समय समय पर चेक कराते रहें, साझा करते रहें। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सुप्रभात।